16 साल हंजला हिचकियां लेते शाहवेज खानजादा के सीने से लगी थी। सब पत्थर हुए इस मंजर को देख रहे थे। वो वनी होकर शाहवेज खानजादा के निकाह में आई थी। सब कहते हैं आप किसी पर जुल्म नहीं करते, मुझे बचा लें। वो रोते हुए मासूमियत से बोली, जबकि इसके होठों से निकलता खून बता रहा था कि हवेली के लोगों ने इस पर बहुत तशद्दुद किया है। इसे मेरे कमरे में ले जाओ। वो नफरत से इसके लबों का खून अपनी उंगली से साफ करते वो चेहरा फेर गया। वो मासूम से मेहरबान समझते इसके कमरे में गई थी, पर नहीं जानती थी कयामत तो अब टूटेगी, क्योंकि कुछ देर पहले ही वो अपने भाई का जनाजा अपने हाथों से उठाकर आया था। कुछ देर बाद ही कुछ देर पहले। तुम कौन हो? एक 17 साल लड़का अपने सामने खड़े दूसरे लड़के को देखते बोला, मैं सरदार शाहजेब का बेटा शाहमीर हूँ, अब हटो मेरे रास्ते से। 16 साल शाहमीर बोला, यह हमारा जमीन है, तुम इसमें नहीं खेल सकता। मैं सरदार का बेटा है, तुम मुझे नहीं रोक सकता। इस कबीले की हर जमीन मेरे बाबा की है, लेकिन ये जमीन मेरे बाबा की है। हमने इस पर फसल उगाई है। अगर तुम यहाँ खेले तो हमारा फसल खराब हो जाएगा। तुम किसका बेटा है? शाहमीर बोला, आंखों में गुस्सा था। मैं लाल खान का बेटा गुल खान है, और ये जमीन और फसल लाल खान का है, सरदार शाहजेब का नहीं। तुम जानता नहीं है क्या कि मेरे बाबा यहाँ के सरदार हैं? वो गुल खान का कॉलर पकड़ते बोला, खान कॉलर छोड़, वरना मैं भी खान है। क्या कर लेगा ये खान सरदार के बेटे का? शाहमीर इसे धक्का देते बोला। गुल खान नीचे जमीन पर गिरा। गुल खान गुस्से में इसे घूरते उठा और पूरी कुव्वत लगाते शाहमीर को धक्का दिया। वो अपना तवाजुन खोते जमीन पर गिरा। बदकिस्मती से इसका सर एक पत्थर पर लगा। शाहमीर सर के पिछले हिस्से में हाथ रखते कराहा। गुल खान इसका खून निकलते देख परेशान हुआ। खान, खान तुम ठीक है? वो जल्दी से शाहमीर के पास बैठते बोला। शाहमीर इसे दूसरे हाथ से धक्का देते उठा। मैं जाकर बाबा को बताता है कि लाल खान के बेटे ने मेरा खून बहाया है, वो बोलते उठा। शाहमीर एक हाथ अपने सर पर रखे वहां से चला गया। खान, पट्टी तो कर लो वरना खून ज्यादा बह जाएगा, वो पीछे से बोला, लेकिन शाहमीर अनसुना करते चला गया। कुछ देर बाद गुल खान अपने घर जाने लगा। कुछ कदम चलने के बाद इसने दाएं जानिब देखा। हैरत से इसकी आंखें खुली रह गईं। वहां शाहमीर गिरा पड़ा था। खान, खान, शाहमीर खान, वो इसे हिलाते हुए बोला, लेकिन वो बेसूद पड़ा था। गुल खान ने डरते इसकी नब्ज चेक की। इसकी नब्ज तक चुकी थी। गुल खान का चेहरा सफेद पड़ा। वो जल्दी से उठा और पलटा। सामने से आते शाहवेज को देखते इसकी सांसें अटकी। शाहवेज तेजी से आगे बढ़ रहा था। गुल खान के हाथों पर खून देखते वो एक लम्हे को रुका, फिर तेजी से आगे बढ़ा। किसका कत्ल किया है तुमने गुल खान? मैंने मैंने किसी को नहीं मारा खान, वो दोनों हाथों को हिलाते तेजी से बोला। इस इलाके में इतना खौफ सरदार शाहजेब खानजादा का नहीं था जितना इनके बड़े बेटे शाहवेज खानजादा का था। इसने गुल खान को देखते पीछे देखा। शाहमीर को देखते वो फौरन उसकी तरफ बढ़ा। शाहमीर, शाहमीर आंखें खोलो, वो इसका सर थपथपाते बोला। खान, वो मर चुका है, गुल खान डरते डरते बोला। शाहवेज वहीं साख्त हुआ। कुछ लम्हे यूं ही रहने के बाद वो उठा और गुल खान का कॉलर पकड़ते धाड़ा। तुमने मेरे भाई शाहमीर खानजादा की जान ले ली? कसम ले लें खान, मैंने ऐसा नहीं मारा। मैंने बस इसे धक्का दिया था, वो बिल्कुल ठीक था जब वहां से। अगर ठीक था तो फिर ये क्या है? वो शामिर की लाश की तरफ इशारा करते बोला। नहीं, सच कह रहा हूँ खान, मैंने शामिर का कत्ल नहीं किया, वो नम आंखों से बोला। इसका फैसला जिरगा करेगा। कुछ देर बाद शामिर को गुस्ल दिया जा चुका था। अब जिरगे के फैसले के बाद इसे दफनाना था। इस वक्त लाल खान, गुल खान वहीं मौजूद थे। गुल खान मुजरिमों की तरह सरदार के सामने खड़ा था। सरदार शाहजेब इसे सिर्फ आंखों से घूर रहे थे। शाहजेब सरदार की नशिस्त पर बैठा था, जबकि शाहवेज और शाहजर इनके दाएं बाएं खड़े थे। सरदार साईं, आप मुझसे कसम उठवा लें, मैंने शामिर को बस धक्का दिया था, इसका कत्ल नहीं किया मैंने। लेकिन तुम्हारा धक्का देने से ही इसकी मौत हुई है। तुमने ही शामिर का कत्ल किया है, अब इसकी सजा तो मिलेगी ही। सरदार साईं, आपको अल्लाह का वास्ता मेरे इकलौते बेटे को मत मारिएगा, लाल खान हाथ जोड़े बोला। कत्ल के बदले कत्ल होता है, लेकिन अगर तुम अपने बेटे को बचाना चाहते हो तो फिर खून बहा में अपनी बेटी देना होगी। ठीक है सरदार साईं, मुझे मंजूर है, लाल खान बोला। लेकिन मुझे मंजूर नहीं है,
میری چھوٹی بہن کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، پھر ہم اسے ونی کیوں کرے گا؟ خان بولا تھا۔ تو چپ کر گل خان، باپ کو بات کرنے دے۔ آپ نے اگر میرا جان لینا ہے تو لے لیں، لیکن میرا بہن ونی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے پھر، شاہ زیب خانزادہ بولا۔ آج ان کی سرداری میں پہلی دفعہ بیٹی کو ونی نہیں کیا گیا تھا، بیٹے کو بچانے کے لیے۔ نہیں نہیں سردار سائیں، مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں ہے، اور ونی کا فیصلہ باپ کرتا ہے سردار۔ میں اپنی بیٹی وہ ونی میں دینے کو تیار ہوں۔ وہ تیزی سے آگے آتے بولا، بابا جان، حنزلہ بھی 16 سال کی ہے، آپ اسے ونی کیسے کر سکتے ہیں؟ غلطی میرا ہے تو سزا بھی مجھے ہی ملنی چاہیے۔ بابا سائیں، گل خان ٹھیک کہہ رہا ہے، شاہزر بولا۔ شاہزر شاویز سے چھوٹا اور شامیر سے بڑا تھا، لیکن مانا باپ کا جائے گا، یہ تم بھی جانتا ہے۔ وہ اس کی طرف بات کرتے بولا، بابا سائیں، مجھے بھی ونی نہیں سزا چاہیے۔ شاویز بولا، جو اس کا باپ چاہے گا وہی ہوگا۔ سردار بولا، سردار سائیں، میں اپنی بیٹی ونی دینے کو تیار ہوں۔ لال خان بولا، نہیں سردار، نہیں سردار سائیں، مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں ہے۔ قتل مجھ سے ہوا ہے تو سزا بھی مجھے ملے گی۔ گل خان بولا، گل خان، جرگے میں تمہارے باپ کا فیصلہ مانا جائے گا۔ اگر تمہیں اپنا بہن ونی نہیں کرنا تو اپنے باپ کو کہو۔ پلیز بابا، گل خان سردار کی بات سنتے لال خان سے بولا، تم ہمارا اکلوتا بیٹا ہے، میں تمہیں مرنے نہیں دے سکتا۔ حنزلہ بھی آپ کی اکلوتی بیٹی ہے بابا، مجھے بیٹا زیادہ عزیز ہے، لیکن مجھے میری بہن۔ بابا جان، پلیز یہ فیصلہ نہ کریں، تو پھر میں تمہاری جگہ جان دوں گا۔ گل خان لال خان کی بات سنتے صدمے سے انہیں دیکھنے لگا۔ آپ، تجھے اپنی بہن بچانی ہے اور مجھے اپنا بیٹا، تو پھر یہی ایک راستہ ہے۔ پھر بہن کی محبت پر باپ کی محبت جیت گئی۔ لال خان کی بیٹی کو شاہمیر کے قتل کی وجہ سے خون بہا میں دیا جاتا ہے۔ سردار شاہزیب کی آواز گونجی۔ گل خان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ وہاں سے بھاگتے چلا گیا اور لال خان کی بیٹی حنزلہ خان کو ہم شاویز کے نکاح میں دیتا ہے۔ انہیں باپ کی بات سنتے شاویز نے انہیں حیرت سے دیکھا۔ بابا سائیں، جنازے سے پہلے شاویز کا نکاح ہوگا۔ سردار شاہزیب بولتے اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ فیصلہ ہو چکا تھا، اب اس پر عمل ہونا باقی تھا۔ کچھ دیر کا کھیل تھا اور حنزلہ لال خان کی قسمت بدل چکی تھی۔ لالا، آپ فکر نہ کرو، جو ہوتا ہے بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ حنزلہ آنسو صاف کرتے بولی، مولوی صاحب ابھی ابھی گئے تھے، اب اس چھوٹے سے کمرے میں حنزلہ اور گل خان ہی رہ گئے تھے۔ ان دونوں کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو حنزلہ، میں تمہیں بچا نہیں پایا، وہ اسے سینے سے لگاتے بولا۔ تم فکر نہ کرنا حنزلہ، میں کچھ نہ کچھ کر کے تمہیں وہاں سے نکال لوں گا، میں ضرور تمہیں وہاں سے بچاؤں گا۔ لالا، میں جانتی ہوں آپ اور باجی مجھے بچا لیں گے، مجھے کچھ نہیں ہوگا، اللہ ہے میرے ساتھ۔ وہ 16 سالہ لڑکی خود پر قابو پاتے اسے تسلی دیتے بولی، باجی کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہاں اتنا سب ہو گیا ہے۔ گل خان بولا، اتنے میں ان کی ماں وہاں آئیں، ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ چلو حنزلہ، تمہارے جانے کا وقت ہو گیا ہے، وہ اسے گلے لگاتے بولی۔ مورے، آپ پریشان مت ہونا اور نہ لالا کو ہونے دینا، وہ ان کے آنسو صاف کرتے بولی۔ مورے نے روتے اس کے سر پر چادر اڑائی۔ وہ ایک بار پھر گل خان سے ملتے باہر نکلی۔ اس کا نکاح ہوتے ہی شامیر کا جنازہ اٹھا۔ کچھ دیر میں وہ سردار حویلی پہنچ چکی تھی۔ گل خان بٹنوں والے فون پر ایک نمبر ملانے لگا، پھر آنسو صاف کرتے بولا، السلام علیکم باجی۔ حنزلہ ڈرتے ڈرتے حویلی کے اندر آئی۔ حویلی کے زنان خانے کے لاؤنج میں اس وقت ساری خواتین کھڑی تھیں۔ شامیر کی ماں غزالہ روتے روتے نڈھال ہو چکی تھی۔ ان کی نند نے انہیں سنبھالا تھا۔ سردار شاہزیب 2 بہن بھائی تھے، سب سے بڑے وہ تھے، ان سے چھوٹی ان کی بہن سلطانہ گل تھی، جن کی شادی دوسرے قبیلے کے سردار سے ہوئی تھی۔ سردار شاہزیب کے 3 ہی بیٹے تھے، شاہویز خانزادہ، شاہزر خانزادہ اور شاہمیر خانزادہ۔ لال خان کی 3 اولادیں تھیں، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ ان کے ہاں سب سے پہلے بیٹی پیدا ہوئی تھی، جو انہوں نے اپنی بڑی بہن گلناز کو دے دی تھی۔ لال خان کو بیٹے کی زیادہ خواہش تھی، اس لیے اپنی بڑی بیٹی کو گلناز کو دے دیا۔ پھر 3 سال بعد ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تھا، جن کا نام گل خان رکھا گیا۔ 1 سال بعد پھر بیٹی پیدا ہوئی، جس کا نام حنزلہ رکھا گیا تھا۔ السلام علیکم، وہ ڈرتے ڈرتے آہستہ آواز میں بولی۔ غزالہ نے آنسو بھری آنکھوں سے حنزلہ کو دیکھے اور وہ تیز رفتاری سے اس کی طرف بڑھی۔ تمہارے لالا نے میرے بیٹے کو مارا ہے، تم اسی کا بہن ہے نا؟ وہ اس کا بازو ہلاتے ہوئے بولی۔ جی، میں گل خان کی ہی بہن ہوں، وہ انہیں دیکھتے ڈرتے ہوئے بولی۔
تمہارے لالا نے قتل کیا ہے میرے شامیر کا، کیا بگاڑا تھا میرے بیٹے نے تمہارے لالا کا؟ وہ اسے لگاتار منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے بولی۔ اسے کچھ اندازہ تھا کہ حویلی والوں کا رویہ کچھ ایسا ہی ہوگا۔ غزالہ ابھی چھوڑو، اسے بعد میں دیکھ لیں گے۔ سلطانہ آگے آتے اسے پیچھے کرتے بولی۔ حنزلہ کے گالوں پر انگلیوں کے نشان پڑ رہے تھے، اس کے ہونٹوں سے خون نکلنے لگا تھا۔ ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ اس کا لالا میرے بیٹے کو کھا گیا اور اب اس کا نکاح میرے شہویز سے پڑھوا دیا گیا ہے، میرا تو نقصان ہی نقصان ہوا ہے سلطانہ۔ سلطانہ نے ایک نفرت بھری نظر حنزلہ پر ڈالی۔ گلنور، غزالہ آواز دیتے ہوئے بولی۔ گلنور ان کی ملازمہ تھی۔ جی سردارنی سائیں، ڈنڈا لاؤ، وہ حنزلہ کو گھورتے ہوئے بولی۔ حنزلہ ڈر سے کانپنے لگی، اس کے گالوں میں ابھی بھی سنسناہٹ ہو رہی تھی۔ اتنے میں دروازے پر شہویر نمودار ہوا۔ گلنور ڈنڈا لے آئی۔ حنزلہ نے شہویز کو دیکھا اور اس کی طرف بھاگی۔ 16 سالہ حنزلہ ہچکیاں لیتے شہویز خانزادہ کے سینے سے لگی تھی۔ سب پتھر ہوئے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ غزالہ بھی اس کی ہمت پر حیران ہو رہی تھی۔ وہ ونی ہو کر شہویز خانزادہ کے نکاح میں آئی تھی، لیکن اس کے سینے سے ایسے لگی تھی جیسے ان کی پسند کی شادی ہو۔ سب کہتے ہیں آپ کسی پر ظلم نہیں کرتے، مجھے بچا لیں، وہ روتے ہوئے معصومیت سے بولی، جبکہ اس کے ہونٹوں سے نکلتا خون بتا رہا تھا کہ اس حویلی کے لوگوں نے اس پر بہت تشدد کیا ہے۔ شہویز نے جبڑے بھیجے، اس کا چہرہ دیکھا۔ اسے میرے کمرے میں لے جاؤ۔ وہ نفرت سے اس کے لبوں کا خون اپنی انگلی سے صاف کرتے وہ چہرہ پھیر گیا۔ وہ معصوم سے مہربان سمجھتی اس کے کمرے میں گئی تھی، پر نہیں جانتی تھی قیامت تو اب ٹوٹے گی، کیونکہ کچھ دیر پہلے ہی وہ اپنے بھائی کا جنازہ اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر آیا تھا، وہ بھی اپنے لاڈلے بھائی کا۔ شہویز اپنے مورے کی جانب بڑھا۔ شہویز، وہ لڑکی تمہارے کمرے میں کیوں ہے؟ غزالہ روتے ہوئے بولی۔ مورے، اپنے شہویز کا بدلہ بھی تو لینا ہے، وہ ان کی گھٹنوں پر ہاتھ رکھے بولا۔ اس کے بعد سنتے غزالہ بیگم زیادہ رونے لگی۔ شہویز انہیں تسلی دینے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے کمرے میں گیا۔ حنزلہ زمین پر بیٹھے رو رہی تھی۔ شہویز کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، وہ اس وقت ضبط کی انتہا پر تھا۔ اسے اندر آتے دیکھ وہ فوراً اٹھی۔ شہویز اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ تم نے صحیح سنا، میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، خاص کر عورتوں پر تو بالکل نہیں، لیکن تمہارا معاملہ الگ ہے۔ حنزلہ اس کی بات سنتے خوفزدہ ہوئی۔ خان، آپ اسے سمجھ ہی نہ آیا کہ وہ کیا بولے۔ شہویز آگے بڑھا اور حنزلہ کی گردن پکڑتے دبانے لگا۔ حنزلہ بھی 16 سال کی تھی اور شامیر بھی، وہ اسے مار کر اپنا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ حنزلہ کی سانس رکنے لگی، سفید رنگت سرخ پڑنے لگی۔ شہویز گردن پر دباؤ بڑھا رہا تھا۔ حنزلہ کی آنکھوں میں پانی آنے لگا۔ میری درخواست ہے آپ سے خان، مہربانی کیجیے، میری بات سنیے۔ یہ الفاظ دماغ میں گونجتے شہویز کی گرفت ڈھیلی پڑی۔ اسے کچھ دیر پہلے گل خان سے ہوئی ملاقات یاد آئی۔ خان، پلیز ایک دفعہ میری بات سن لیں، وہ اس کے سامنے آتے بولا۔ باقی سب شامیر کو دفنانے چلے تھے۔ شہویز کچھ دیر وہیں بیٹھا رہا تھا، پھر اٹھتے باہر کی جانب بڑھا، جب اچانک گل خان اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ گل خان، میرے راستے سے ہٹ جاؤ ورنہ قتل ہو جائے گا مجھ سے، وہ دوسری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ بے شک میری جان لے لیں خان، لیکن میری چھوٹی بہن کو مت ماریے گا، وہ روتے ہوئے بولا۔ جب سے حنزلہ حویلی گئی تھی وہ انگاروں پر جل رہا تھا۔ شامیر بھی میرا چھوٹا بھائی تھا اور مجھے بھی اتنا ہی عزیز تھا جتنی تمہیں اپنی بہن عزیز ہے۔ خان، میں نے سچ میں اسے جان بوجھ کر نہیں مارا، مگر میں مانتا ہوں کہ میری غلطی ہے، اس کے لیے اگر میری جان بھی لینا چاہے تو لے لیں، لیکن میری بہن کو بخش دیں، وہ بے قصور ہے۔ گل خان، تم جرگے کا فیصلہ جانتے ہو؟ میں جانتا ہوں، آپ بھی ونی کے حق میں نہیں تھے، آپ بھی اس سے مطمئن نہیں ہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ میری جان لے لیں اور اپنا بدلہ پورا کریں، لیکن میری بہن کو کوئی تکلیف مت دیجیے گا۔ بے شک میں ونی کے حق میں نہیں ہوں، لیکن جو ونی میں آئی عورت کے ساتھ سلوک ہوتا ہے وہی تمہاری بہن کے ساتھ ہوگا۔ نہیں خان سائن، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ کے سامنے میری جان لے لیں، لیکن میری بہن کو کچھ مت کہیے گا، وہ ہاتھ جوڑتے بولا۔ ٹھیک ہے، اگر تمہارا یہی فیصلہ ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شہویز نے بولتے پسٹل نکالی۔ گل خان نے کلمہ پڑھتے آنکھیں بند کر لی۔ شہویز نے پسٹل اس کے سینے پر رکھی۔ گل خان تب بھی اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ گل خان، تم جرگے کے فیصلے کے خلاف جا رہے ہو، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اگر میں نے تمہیں مارا تو ایک بار پھر جرگا بیٹھے گا، تم جانتے ہو اس قبیلے کے اصول۔
शाहवेज खुद पर जब्त कर रहा था, वरना दिल तो यही चाह रहा था कि गोली चला दे। इसकी बात सुनते गुल खान ने आंखें खोली। मैं मुसलमान हूँ खान, मैं खुदकुशी नहीं कर सकता। बोलते फिर इसके आंसू निकले। मैं सरदार का बेटा हूँ, लेकिन जिरगे का फैसला मुझ पर भी लागू होता है। गुल खान, वो पिस्टल हटाते बोला। मेरी वो छोटी बहन खान, वो इसकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है, तो फिर सजा इसे क्यों? मर्द की गलती की सजा औरत को क्यों? शाहवेज इसकी बात सुनते चुप हुआ। वो भी इस हक में नहीं था। मैं खुद तुम्हारी बहन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन बाकी किसी को रोकूंगा भी नहीं, शाहवेज बोलकर चला गया। इससे ज्यादा इसमें जब्त नहीं था। खान, बीवी पर हाथ उठाना इस्लाम में मना है और इसकी हिफाजत करना शौहर का फर्ज। गुल खान पीछे से चिल्लाया। शाहवेज तेज कदम उठाता चला गया। ये मंजर गायब हुआ और वो वापस हाल में लौटा। हंसला नीचे जमीन पर बैठे खांस रही थी। शाहवेज बालों की मुट्ठी में भींचते रुख मोड़ गया। वो बहुत बुरे तरीके से फंस चुका था। शाहवेज गहरी सांस लेते वापस पलटा और हंसला के सामने बैठा। देखो हंसला, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। तुम मेरे निकाह में हो, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बीवी की हैसियत नहीं दे सकता। खान, आप बेशक मुझे बीवी की हैसियत ना दें, लेकिन मुझे मारिएगा मत। वो इसे देखते बोली। फिर हंसला घुटने सीने से लगाते मुंह छुपाते बोली, मुझे बहुत खौफ आता है इन मर्दों से। शाहवेज बमुश्किल इसको सुन सका। वो भी थोड़ा फासला रखकर दीवार के साथ टेक लगाते बैठ गया। मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम्हें लाडले भाई के खून बहा समझूं या अपनी बीवी। वो गहरा सांस लेते बोला। गम ताज़ा था, जब्त मुश्किल था, लेकिन वो अखलाकियात नहीं भूल सकता था। सिर्फ एक औरत, इसकी मध्यम सी आवाज गूंजी। शाहवेज खामोशी से सर दीवार के साथ टिकाते आंखें मूंद गया। वो दोनों सारी रात यूं ही एक ही जगह बैठे रहे, अपनी अपनी सोचों में गुम। गुल खान, तुमने कैसे किसी की जान ली? बाजी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। वो अपने सामने खड़ी बड़ी बहन को देखते हुए बोला। लाल खान और मोरे दोनों बाहर गुलनाज बेगम के पास बैठे थे और ये दोनों कमरे में बैठे थे। मुझे पूरी बात बताओ कि क्या हुआ था। वो गुल खान के साथ चारपाई पर बैठे बोली। गुल खान इसे सब बताने लगा। मतलब कि शामिर तुम्हारे सामने नहीं मरा था? नहीं बाजी, वो तो ठीक था, बस उसका खून निकल रहा था सर से, फिर वो वहां से चला गया। तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? मैंने बताया था सबको, लेकिन किसी ने मेरा यकीन ही नहीं किया। वो इसकी बात सुनते सोच में पड़ गई। अब हंसला को कैसे बचा लेंगे हम? गुल खान, मैं नहीं जानता बाजी। बोलते इसकी आंखें फिर से नम होने लगी। वो वहाँ अकेली कैसे होगी, कैसे रहेगी अपने दुश्मनों के दरमियान? शाहवेज अच्छा इंसान है बाजी। गुल खान, वो जितना भी अच्छा इंसान हो, लेकिन जो मरा है वो इसका भाई था। वो कैसे खुद पर काबू रखेगा? वो नहीं रख पाएगा खुद पर काबू, फिर वो हंसला को मारेगा। इस इलाके के मर्द यही तो करते हैं बाजी, सब ऐसे नहीं होते। और मेरा दिल कहता है कि शाहवेज खान इसे कुछ नहीं कहेगा। दिल बहलाने को गालिब, ख्याल अच्छा है। वो बड़बड़ाई। शाहवेज की सुबह आंख खुली। चंद पल वो गायब दिमागी से सामने देखता रहा। जब हवास बेदार हुए तो इसे अपने बाजू पर दबाव महसूस हुआ। हंसला इसके बाजू पर सर रखे सो रही थी। शाहवेज इसे झटकने लगा जब रात को कही इसकी बात दिमाग में गूंजी। सिर्फ एक औरत। हाँ, वो इसे सिर्फ एक औरत की तरह ट्रीट कर सकता था, और अखलाकियात का तकाजा यही था कि वो इसे सोने रहने दे। शाहवेज खुद भी आंखें मूंद गया। वक्त इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगा। आज हंसला को बने हुए 3 महीने हो चुके थे। इन 3 महीनों में वो बाहर की दुनिया से बिल्कुल कट गई थी। अभी भी वो पुराने कपड़े पहने किचन की सफाई कर रही थी। गजाला बेगम अब भी इस पर हाथ उठाती थी, लेकिन सिर्फ थप्पड़ की हद तक। शाहवेज इस मामले में नहीं बोलता था। शाहजर इस्लामाबाद पढ़ता था, इसे वहीं एक लड़की पसंद आई थी और अब इन दोनों की शादी थी। गजाला बेगम को भी लड़की पसंद आई थी। कुछ दिन पहले जाकर वो इनका रिश्ता पक्का कराई थी। परसों शाहजर की बारात जानी थी। हंसला, कमरे में आओ। शाहवेज एक लम्हे को किचन में आते बोलते चला गया। जी। वो इसे देखते बोली और जल्दी से हाथ धोते कमरे की तरफ बढ़ी। लाउंज में गजाला बेगम इसे ही घूर रही थी। मोरे, वो शाहवेज ने बुलाया है, जाओ और जल्दी आना। जी। वो बोलकर भागने के अंदाज में चली गई। पीछे गजाला इसे घूर के रह गई। जी खान, आपने बुलाया? यहाँ बैठो। वो बेड की तरफ इशारा करते बोला। जी। वो बोलते आगे बढ़ी। शाहवेज दरवाजा बंद करते बेड पर बैठा। हंसला के बोलने के मुंतजिर थी। चंद पल शाहवेज ने जेब से एक चॉकलेट निकाली और इसकी तरफ बढ़ाई।
حنزلہ کی آنکھیں چاکلیٹ دیکھتے چمک پڑی۔ گل خان نے دی ہے؟ لالا کیسا ہے؟ وہ چاکلیٹ لیتے ہوئے بولی۔ اچھا ہے، وہ بولا۔ ہر دوسرے دن آ جاتا ہے میرے سامنے، میرا ضبط آسمان ہے، وہ بڑبڑایا۔ تو آپ انہیں منع کر دیں کہ وہ آپ کے سامنے نہ آیا کریں۔ حنزلہ چاکلیٹ کھولتے اس کی بڑبڑاہٹ سنتے بولی۔ کیا تھا، کہتا کہ آپ میری بہن کے شوہر ہیں، آپ سے ہی اس کی خیریت پوچھوں گا نا، وہ منہ بناتے بولا۔ حنزلہ چاکلیٹ کھاتے مسکرائی۔ خان، بہت شکریہ۔ حنزلہ سے دیکھتے مسکراتے ہوئے بولی۔ کس لیے؟ وہ حیران ہوا تھا۔ یہ چاکلیٹ لانے کے لیے۔ تمہارے لالا نے اتنی منتیں کی کہ مجھے لانی ہی پڑی۔ میں جانتی ہوں لالا نے ایسا ہی کیا ہوگا، وہ بڑبڑائی۔ گل خان کہہ رہا تھا کہ یہ چاکلیٹ تمہارے لیے بہت خاص ہے، وہ یاد آنے پر بولا۔ جی، لالا میری ہر سالگرہ پر یہ چاکلیٹ لاتے ہیں۔ تو آج تمہاری سالگرہ ہے کیا؟ نہیں، کل تھی، کل ہم 17 کا ہو گیا ہے۔ مجھے لگا کہ لالا بھول گئے ہوں گے چاکلیٹ لانا، لیکن انہیں یاد تھا۔ شاہویز کو یاد آیا کہ گل خان کل سے اس کی منتیں کر رہا تھا اور آج مجبور ہوتے اسے یہ لانی پڑی تھی۔ ہم بھی شامیر کی سالگرہ بہت اچھے سے مناتے تھے، وہ شامیر کو یاد کرتے بولا۔ اس کی بات سنتے چاکلیٹ کھاتی حنزلہ رکی۔ تمہارا لالا تو اب بھی تمہاری سالگرہ منا سکتا ہے، لیکن ہم کیا کریں؟ وہ اسے دیکھتے بولا۔ جب بھی شامیر کا ذکر آتا تھا اس کا ضبط انتہا کو پہنچنے لگتا تھا۔ دعا، ہم فوت ہو چکے لوگوں کے لیے بس دعا ہی کر سکتے ہیں، وہ سر جھکائے بولی۔ شاویز کچھ نہ بولا۔ جلدی ہاتھ چلاؤ لڑکی، کل میرے شاہزر کا بارات ہے اور یہ سارا کام ختم کرنا ہے۔ غزالہ بیگم اور حنزلہ لاؤنج میں بیٹھی کام کر رہی تھی۔ غزالہ بیگم حنزلہ کو کپڑے نکال کر دے رہی تھی اور وہ انہیں پریس کر رہی تھی۔ مورے، نام کیا ہے شاہزر لالا کی دلہن کا؟ تم اپنا کام سے کام رکھو، میرے شاہزر کی دلہن بالکل پری جیسی ہے۔ حنزلہ نے سر ہلایا۔ تم دیکھنا، شاہزر کے بعد ہم اپنے شاہبیز کی دلہن بھی چاند جیسے لائے گا۔ حنزلہ کے ہاتھ ان کی بات سنتے رکے۔ لیکن خان کی دلہن تو ہم ہیں، حنزلہ انہیں دیکھتے ہوئے بولی۔ اتنے میں شاہویز بھی وہیں آ گیا۔ تم ونی ہے، دلہن نہیں۔ حنزلہ شاہویز کو دیکھتے سر جھکاتے کام کرنے لگی۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں مورے؟ بھائی، ہم تمہارا شادی کی بات کر رہا ہے۔ شاہزر کا شادی کے بعد ہم تمہارے لیے دلہن ڈھونڈے گا، بالکل چاند جیسی۔ چاند جیسی؟ چاند تو آسمان پر ہے، اب یہ کوئی آسمانی لڑکی ڈھونڈے گا خان کے لیے، حنزلہ دل میں بولی۔ شاہویز نے ایک نظر حنزلہ کا غصہ بھرا چہرہ دیکھا۔ مورے، ابھی آپ شاہزر کی شادی پر دھیان دیں، مجھے جب شادی کرنی ہوگی میں خود ڈھونڈ لوں گا دلہن، شاہزر کی طرح، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ حنزلہ نے ایک غصے بھری نظر شاہویز پر ڈالی۔ شاہویز نے بھی اسی وقت اسے دیکھا۔ نہ جانے مردوں کو 2 شادیوں کا اتنا شوق کیوں ہوتا ہے، وہ دل میں بولی۔ لو بھلا، اب تم بھی خود اپنی دلہن ڈھونڈے گا تو میں کس کی دلہن ڈھونڈے گا، وہ ناراض ہوتے بولی۔ سردار کی، حنزلہ بڑبڑائی۔ کیا بولا تم لڑکی؟ غزالہ بولے۔ شاہویز بھی اسے سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ یہی کہ کام ہو گیا ہے، اب کیا کروں؟ یہ کپڑے طے کرو۔ جی، وہ شاہویز کو دیکھتے کم گھورتے زیادہ بولی۔ شاہویز وہیں بیٹھا غزالہ سے باتیں کر رہا تھا۔ حنزلہ کپڑے طے کرتے کچن میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد شاہویز بھی وہیں آ گیا۔ کیا بڑبڑائی تھی تم نے؟ یہی کہ سردار کی، وہ اسے دیکھتے بولی، لہجے میں ابھی بھی غصہ تھا۔ تم میری مورے پر سوکن لانے کی بات کر رہی ہو؟ وہ بھی تو کر رہی ہیں مجھ پر سوکن لانے کی بات۔ حنزلہ، تم بھی جانتی ہو تم یہاں میری بیوی کی حیثیت سے نہیں آئی، بلکہ ونی کی حیثیت سے آئی ہو۔ جانتی ہوں کہ میں ونی ہو کر آئی ہوں، لیکن میرا آپ کے ساتھ نکاح ہوا ہے تو شرعی طور پر میں آپ کی بیوی ہوں۔ تم مجھے اپنا شوہر سمجھتی ہو؟ پہلے دن سے۔ شاہویز اس کی بات سنتے چپ ہوا۔ لیکن میں تمہیں صرف خون بہا سمجھتا ہوں، شاہویز بولتے چلا گیا۔ خون بہا؟ تو پھر نکاح کیوں کیا اس خون بہا میں آئی لڑکی سے، وہ بڑبڑائی۔ آج شاہزر کی بارات جانی تھی، صبح سے ہی گھر میں چہل پہل تھی۔ حنزلہ کمرے میں آئی، شاہویز تیار ہو رہا تھا، حنزلہ نے گھر میں ہی رکنا تھا۔ منہ کیوں بنایا ہوا ہے آج کے دن، وہ قمیض کے کف بند کرتے بولا۔ تمہارا کزن میرا دماغ خراب کر رہا ہے، وہ غصے سے قدرے اونچی آواز میں بولی۔ شاہویز حیران ہوا، آج اس نے پہلی دفعہ حنزلہ کی اونچی آواز سنی تھی۔ کون سا کزن، اور کیا کہا اس نے؟ وہ اس کی طرف پلٹتے ہوئے بولا، تمہارا کزن رمشا۔ اوہ، شاہویز کو لگا تھا کہ کوئی میل کزن اسے پریشان کر رہا ہے۔ کیا کہا رمشا نے؟ رمشا سلطانہ کی بیٹی تھی، وہ کہہ رہا تھا کہ، وہ بولتے چپ ہوئی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے بولا۔ اچانک حنزلہ کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ مورے نے کہا ہے کہ وہ خان کی دلہن بنے گی۔
वो अब रोने लगी थी। मेरी दुल्हन? वो हैरान हुआ। हम्म। वो सर हिलाते बोले, तो तुम क्यों रो रही हो? वो इसे रोते देख परेशान हो रहा था। आज वो काफी अरसे बाद रोई थी। हंजला कुछ कहे बगैर आगे बढ़ी। इसके सीने लगती रोती रोने लगी। इसकी हिचकियां सुनते वो ज्यादा परेशान हुआ। हंजला, मुझे रिमशा बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं नहीं जानता कि मोरे ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन मेरा इससे शादी का कोई इरादा नहीं है। वो तहम्मुल से इसे तसल्ली देते बोला, आप दूसरी शादी करना चाहते हैं? वो इसे देखते बोली, जाहिर सी बात है मैं शादी करूंगा। इसकी बात सुनते हंजला दोबारा इसके सीने लगती रोने लगी। हंजला, तुम्हें ये बात कबूल करनी होगी कि तुम वनी में आई हो। मैं तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए नरम हूँ क्योंकि ये मेरे खुदा का हुक्म है, वरना शायद मेरा रवैया ऐसा ना होता तुम्हारे साथ। इसकी बात सुनते हंजला के आंसू थमे। अल्लाह का तो ये भी हुक्म है कि एक बीवी के होते दूसरे की जरूरत नहीं है। वो इसे देखते बोली, तुम मेरी मनपूहा हो, लेकिन बीवी वही होगी जिससे मैं शादी करूंगा, अपनी मर्जी से। हंजला कुछ पल इसे देखती रही। मैं समझ गई, वो आंसू साफ करते बोली, और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद वो बाहर आई। इसकी ब्राउन आंखें सुर्ख हो रही थीं, चेहरा धुला हुआ था। शाहवेज अब मुकम्मल तैयार था। शाहवेज को इसे देखते अफसोस हुआ, लेकिन वो भी क्या कर सकता था। अपने भाई का खून बहा में आई लड़की को बीवी के दर्जा देना इसके लिए मुश्किल था, इतना मुश्किल कि इसे नामुमकिन लगता था। हंजला ने एक नजर इसे देखा, फिर खामोशी से कमरे से बाहर चली गई। बारात चली गई थी और वो हवेली में अकेली रह गई थी। शाम के 7 बजे तक वो लोग वापस आए थे, साथ में एक नए वजूद को साथ लाए थे। हंजला दुल्हन के लिए दूध लाई थी। दुल्हन की दाईं तरफ गजाला बैठी थी और बाई जानिब सुल्ताना बेगम। हंजला दुल्हन देखते वही साख्त हुई। वहां क्यों खड़ा है, यहाँ आओ, सुल्ताना बेगम बोली। जी। वो दुल्हन पर नजरें जमाए आगे बढ़ी। दुल्हन इसे देखते मुस्कुराई। इसकी आंखों में नमी चमकी, लेकिन वो खुद पर काबू पाना चाहती थी। ये शाहवेज लाला की बीवी है? इसकी आवाज भी इसकी तरह खूबसूरत थी। अरे नहीं नहीं, शाहवेज की दुल्हन तो हमारे रिमशा बनेगी। ये वनी है, गजाला बेगम बोले। लाउंज में सब खानदान के ही लोग थे। लाउंज भी शाहवेज भी इनकी बात सुनते हैरान हुआ। बाबा साईं, ये कब हुआ? वो सरदार शाहजेब खानजादा से बोला। आज और अभी। वो भी हैरान थे। अच्छा, इसने बोलते हंजला का उतरा चेहरा देखा। गजाला, शाहवेज से तो पूछ लो, सुल्ताना बेगम बोली। शाहवेज वही करता है जो मेरी ख्वाहिश और मेरी खुशी होती है। वह पहले हंजला को देखते जताते बोली, फिर फखर से शाहवेज को देखने लगी। शाहवेज को मजबूरन मुस्कुराना पड़ा। आज मेरे एक बेटे की शादी हुई है और दूसरी की मंगनी हो गई। गजाला अपने हाथ से अंगूठी उतारते बोली। सुल्ताना अपनी जगह से उठी और वहां मुस्कुराते रिमशा को बिठाया। दुल्हन दरमियान में थी। हाथ दो बेटी, वो रिमशा से बोले। हंजला साइड पर खड़ी थी। इसकी आंखें नम होने लगी थी। शाहवेज और दुल्हन इसे ही देख रही थी। हंजला ने दुल्हन को देखा। इसने आंखें झुपकाते हंजला को तसल्ली दी। वो एक लम्हे को मुस्कुराई। रिमशा ने हाथ आगे बढ़ाया। गजाला बेगम इसे अंगूठी पहनाने लगी। एन इसी वक्त दुल्हन बुरी तरह खांसने लगी। गजाला बेगम के हाथ से अंगूठी गिर गई। हंजला, पानी लाओ, गजाला बेगम बोली। जी। वो बोलते जल्दी से किचन गई और पानी लेके आए। अब वो नॉर्मल लग रही थी। हंजला ने इसे पानी दिया। वो 2 घूंट पीने के बाद बोली, सॉरी मोरे, वो बस अचानक ही। आप रस्म पूरी करें। कोई बात नहीं बेटा, वो बोली। अंगूठी कहाँ गई? वो अपना हाथ खाली देखते बड़बड़ाई। शायद नीचे गिर गई होगी, सुल्ताना बेगम बोली। हाँ शायद। इन्होंने नीचे देखा, लेकिन वो वहां भी नहीं थी। आप मेरी अंगूठी ले लीजिए, दुल्हन बोली। नहीं परिवश, हम दुल्हन की अंगूठी इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो प्यार से इसके सर पर हाथ फेरते बोली, सॉरी मोरे, मेरी वजह से अंगूठी गुम हो गई और रस्म भी अधूरी रह गई। कोई बात नहीं परिवश, हम रस्म फिर कभी कर लेंगे। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं सुल्ताना? नहीं नहीं भाभी, मुझे क्या एतराज होना है। आप जब चाहे रस्म कर लीजिएगा। रिमशा अब आपकी ही बेटी है। तो फिर ये शाहवेज की बहन हुई ना? हंसला बड़बड़ाई। जलन हो रही है? शाहवेज पीछे से बोला। वो किचन से आया था और अब इसके पीछे खड़ा था। इससे जलता है मेरा जूता, वो आहिस्ता आवाज में बोली। शाहवेज इतना तो जान गया था कि वो गुस्से में मुज़क्कर मुअन्नस गलत कर जाती है। परिवश ने इन दोनों को देखते दिल में माशाल्लाह बोला। हंसला शाहवेज के कंधों से थोड़ा नीचे तक आती थी। शाहवेज सुर्ख सफेद रंगत का हामिल पख्तून नकूश वाला मर्द था, जबकि हंसला भी सफेद रंगत वाली खूबसूरत नकूश की हामिल थी।
जब वो बनी होकर आई थी तब इसके गाल फूले हुए थे, लेकिन अब वो काफी कमजोर हो गई थी, मगर ये कमजोरी भी इसका हुस्न खत्म करने में नाकाम रही थी। चलो गजाला, दुल्हन को कमरे में ले चले, काफी देर हो गई है, इसे यहाँ बैठे, सुल्ताना बेगम बोली। गजाला बेगम सर हिलाते उठी और परिवश को उठाते आगे बढ़ी। परिवश ने उठते पाँव के नीचे पड़ी अंगूठी को सोफे के नीचे धकेल दिया। कुछ देर में सब अपने कमरों में चले गए। हंजला किचन का काम खत्म करते अब बाहर निकलने लगी थी जब रमशा किचन में आई। सो देख लिया तुमने, अब मैं शाहवेज की मंगेतर हूँ, वो इतराते हुए बोली। जी देख लिया कि कैसे मंगनी की अंगूठी आप तक आते आते गुम हो गई। बहुत जबान चलती है तुम्हारी, वो इसका मुंह दबोचते बोली। जबान है तो चलेगी ही ना, वो इसका हाथ हटाते बोली। मोमानी ने बहुत सर चढ़ा रखा है तुम्हें। मोमानी ने नहीं, मेरे शौहर ने, वो इसकी आंखों में देखते जताते बोली और आगे बढ़ी। सामने ही शाहवेज खड़ा था, रिमशा की इस तरफ पुश्त थी। अपनी हैसियत मत भूलो, तुम वनी हो और वनी बीवी नहीं होती। तो आप भी मत बोलें कि पहली मनकूहा की इजाजत के बगैर मर्द दूसरा निकाह नहीं कर सकता, और अगर शाहवेज ने मेरी मर्जी के बगैर दूसरा निकाह किया तो वो मकरूह होगा और ताल्लुक भी मकरूह ही होगा। हंसला शाहवेज को देखते बोली। शाहवेज हंसला पर हैरान हो रहा था, वो ऐसा क्यों बर्ताव कर रही थी जैसे वो महबूबा बीवी हो। हंसला शाहवेज के साइड से निकलते कमरे में चली गई। शाहवेज भी खामोशी से पलट गया। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? शाहवेज कमरे में दाखिल होता हंसला को बाजू से पकड़ते बोला। मैं क्या कर रही हूँ? वो पलटते इसे देखते बोली। वो अब काफी पुरएतमाद लग रही थी। परिवश को देखते इसे बहुत हौसला हुआ था। तुम बिल्कुल आम बीवियों की तरह बर्ताव कर रही हो, तो क्या नहीं करना चाहिए? आखिर बीवी ही हूँ आपकी। तुम जेलिस हो रही हो? हाँ हो रही हूँ, क्योंकि मैं भी खान ही हूँ। जिस दिन आप मुझे किसी दूसरे मर्द के साथ बर्दाश्त कर गए, उस दिन मैं भी आपको दूसरी औरत के साथ बर्दाश्त कर लूंगी। हंजला ने बोलते अपना बाजू छुड़वाया और वॉशरूम चली गई। पीछे शाहवेज दंग खड़ा रह गया। तुम्हारा इतना हिम्मत कैसे हुआ कि तुम वनी में आया औरत मेरे चुने औरत को जवाब दे सके? गजाला हंजला के बाल पकड़ते बोली। रिमशा इसके साथ ही खड़ी थी। क्या हुआ है मोरे, क्या किया है हंजला ने? परिवश लाउंज में आती बोली। इसको देखते गजाला बेगम ने हंजला के बाल छोड़े। हंजला की आंखों में आंसू देखते ही इसे गुस्सा चढ़ा। शाहजर और शाहवेज भी लाउंज में आ गए। इस वनी में आए औरत ने रिमशा से कहा है कि जब तक ये इजाजत नहीं देगा शाहवेज दूसरा निकाह नहीं कर सकता। हिम्मत देखो जरा इस लड़की की। वो बोलते दोबारा हंसला के बाल पकड़ने लगी। मोरे, हंसला बिल्कुल ठीक कह रही है। इसकी बात सुनते गजाला पलटने इसे देखने लगी। जी मोरे, शाहवेज लाला मेरे भाई जैसे हैं, मैं नहीं चाहूंगी कि वो गुनाह करें, और अगर इन्हें दूसरा निकाह करना है तो पहली बीवी से इजाजत लेनी होगी, वरना इनका निकाह मकरूह होगा और इनका रिश्ता भी। ये तुम क्या कह रही है परिवश? जी मोरे, यही इस्लाम में है। ऐसे कैसे? ये शाहवेज को इजाजत नहीं देगा, इसका तो माँ भी इजाजत देगा। इन्होंने बोलते दोबारा हंसला को बालू से पकड़ा। और मैंने पढ़ा था कि हम पहली बीवी को इजाजत देने के लिए मजबूर भी नहीं कर सकते, और मजबूर होकर दी गई इजाजत नहीं गिनी जाती। परिवश ने तहम्मुल से अपनी बात पूरी की। गजाला बेगम ने नफरत से हंसला को देखते इसके बाल छोड़े। रिमशा आओ, नाश्ते एक साथ करते हैं। परिवश एक हाथ फैलाते बोली। जी भाभी। वो इसके करीब आते बोली। माशाल्लाह बहुत प्यारी हो तुम। वो इसके सर पर हाथ फेरते बोली। रिमशा मुस्कुराई। परिवश ने अपना हाथ हटाते कदम आगे बढ़ाए। आह! रिमशा हल्का सा कराही। सबने पलटते से देखा। रिमशा के कुछ बाल परी के कलाई में मौजूद कंगन में अटक गए थे। इसके चलने से रिमशा के बालों का खिंचाव बढ़ा। आई एम सो सॉरी, ये कैसे अटके? परी कंगन से बाल निकालने की कोशिश करते बोली। कोई बात नहीं भाभी। हंजला नम आंखों से मुस्कुराई। वो जानती थी कि ये कैसे हुआ था और क्यों हुआ था। निकल ही नहीं रहे। परिवश बड़बड़ाई। रिमशा आओ, बैठो यहाँ। वो इसे लिए सोफे की तरफ बढ़ी। बाल निकालते इसे एक बार फिर खिंचाव लगा। मोरे, मुझसे बाल नहीं निकल रहे, आप प्लीज कोशिश करें। वो गजाला बेगम से बोली। गजाला बेगम आगे आते अब इनके बाल निकालने लगी थी। क्या ज्यादा फंस गए हैं परी? शाहजर बोला। जी खान, अब निकल भी नहीं रहे। वो इसे देखते बोली। परिवश के चेहरे पर शर्मिंदगी साफ देखी जा सकती थी। शाहवेज किचन में चला गया। तुम मुस्कुरा क्यों रही थी? वो हंसला से मुखातिब हुआ। कब? वो इसे देखते बोली। जब रिमशा के बाल फंसे थे भाभी के कंगन में। तो अच्छा ही हुआ ना, और नाने सर पर चादर। वो मुस्कुराहट दबाते बोली। तुम्हें बहुत खुशी हो रही है? मोरे ने मेरे बाल भी तो खींचे थे, उसकी वजह से।
मकाफाते अमल। वो बोलते पलटते दोबारा काम करने लगी। शाहवेज सर नफी में हिलाते बाहर चला गया। नाश्ते के बाद परिवश किचन में आई। तुमने नाश्ता किया हंसला? वो इसके पास आते बोली। बाजी, हंसला बोलते इसके गले लगी। अब बताओ कैसी हो? ये 3.5 महीने कैसे गुजरे? किसी ने ज्यादा तकलीफ तो नहीं दी, खासकर शाहवेज ने? नहीं बच्चों, शाहवेज तो कुछ नहीं कहता मुझे, बस मोरे गुस्सा करती हैं। वो वही हाथ उठाती हैं। कोई बात नहीं हंजला, अब मैं आ गई हूँ इस घर में। अब मैं तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने दूंगी, और जल्द ही शामिर के कत्ल का सबूत भी मिल जाएगा। कैसा सबूत? शामिर का कत्ल गुल खान ने नहीं किया था, बल्कि किसी और ने किया था। किसने? वो हैरान हुई थी। वो जल्द ही पता चल जाएगा। हंजला ने सर इस बात में हिलाया। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। नहीं बच्चों, आपकी कल शादी हुई है, आप क्यों काम करेंगी? मैं नाश्ता बनाकर खा लूंगी, आप फिक्र ना करें। मेरे सामने खाओगी तभी यहाँ से जाऊंगी मैं। परिवश बोलते किचन में रखे छोटे डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। हंसला मुस्कुराते अपना नाश्ता बनाने लगी। कुछ देर में वो अंडा पराठा बनाते परी के मुकाबले बैठी। अब बताएं कि आपकी शादी शाहजर लाला से कैसे हुई? शाहजर ने मुझे प्रपोज किया था और मैंने कबूल कर लिया था। टाइम पास करने के बजाय मैंने डायरेक्ट निकाह की डिमांड की, और आज मैं तुम्हारे सामने हूँ। मतलब कि आपकी शाहजर लाला से पसंद की शादी है? शाहजर अच्छा लड़का है, लेकिन इससे शादी की बड़ी वजह इस घर में आना था। पिछले 3-4 महीने बहुत मुश्किल से गुजारे हैं हमने। अब तुम मेरी आंखों के सामने होगी तो मुझे तसल्ली रहेगी। बज्जो, आपने मेरी वजह से इतनी बड़ी कुर्बानी दी? हंजला की आंखें नम होने लगी। अरे नहीं पागल, मैंने कहा ना, शाहजर अच्छा इंसान है। वो पहले भी मुझे अच्छा लगता था। फिर जब मुझे पता चला कि वो शाहवेज का भाई है तो मैंने इसे हाँ कर दी। और अगर शाहवेज का भाई ना होता तो फिर जो मेरे माँ बाप का फैसला होता वही मेरा होता। अगर वो मेरे शाहजर को चुनते तो मुझे खुशी होती, और अगर किसी और को चुनते तो भी मैं राजी होती। हंसला इसकी बात सुनते मुतमईन हुई। अच्छी बात है, वरना मुझे लगा था कि आपने शायद मेरी वजह से ये शादी की है। खैर, वजह तुम भी थी और शाहजर भी। शाहजर भी मुझे अजीज है और तुम भी। वो मुस्कुराते हुए बोली। किचन के बाहर खड़ा वजूद खामोशी से पलट गया। ये सारे कपड़े तुमने धोने हैं? परिवश कपड़ों का ढेर देखते बोली। जी बच्चों, मुलाजमा नहीं करती? वो गुस्से में बोली। नहीं, मेरे यहाँ आने के बाद कपड़े धोना मेरी जिम्मेदारी है। ऐसा कोई काम बताओ जो तुम्हारी जिम्मेदारी ना हो। पोछा लगाना। वो कुछ देर सोचने के बाद बोली। और कुछ कपड़े मैं प्रेस करती हूँ और कुछ आंटी ही करती हैं। परिवश ने सर नफी में हिलाया। यहाँ तो वॉशिंग मशीन भी नहीं है, कैसे धोगी इन कपड़ों को? हाथों से बच्चों। वो अब बैठते बोली। चलो मैं तुम्हारी मदद करवाती हूँ। नहीं बच्चों, मैं धो लूंगी, आप अंदर जाएं। बोरे ने देखा तो फिर गुस्सा होंगी वो। ये सारे कपड़े रिमशा के हैं ना? जी बच्चों, जनाना कपड़े एक तरफ थे, मर्दाना कपड़े एक तरफ थे। जनाना कपड़ों में कुछ जोड़े शौक रंग के थे। परी का इशारा इनकी तरफ था। रिमशा सुबह के वक्त एक जोड़ा पहनती थी और शाम के वक्त दूसरा पहनती थी। मेरी शादी को 10 दिन हो गए हैं, लेकिन वो अभी तक यहाँ से गई नहीं। परिवश बोली। वो इतनी जल्दी नहीं जाएगी, मैं जानती हूँ वो शाहवेज को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है, और तुम चुपचाप देख रही हो। तो मैं क्या कर सकती हूँ बच्चों? शाहवेज ने भी कई बार कहा है कि वो दूसरी शादी का इरादा रखते हैं, तो तुम इसे इजाजत ही ना देना। वो तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगी। परिवश, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शाहजर वहां आते दोनों को एक साथ बैठते देखकर बोला। अपनी छोटी बहन की मदद। वो शाहजर को देखते बोली। छोटी बहन? वो हैरान हुआ। हाँ, मैं काफ़ी दिनों से बताना चाह रही थी, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा था। मैं गुल खान और हंसला खान की बड़ी बहन हूँ, लाल खान की पहली बेटी, जैसे इन्होंने अपनी बहन गुलनाज को दे दिया था। वो पूरा इंटरव्यू देते बोली। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या ये अहम था? वो जवाबन सवाल करते बोली। ये भी सही कहा, वो आहिस्ता आवाज में बोला। परिवश इसे देखते मुस्कुराई। शाहजर, हम दोनों कपड़े धोएंगे और आप इन्हें तारों पर फैलाएंगे। बिजली के तारों पर? वो हैरान हो रहे की अदाकारी करते बोला। परी हल्का सा हंसी। हंजला मुस्कुराई। नहीं, इन तारों पर। वो कुछ फासले पर बंधी रस्सियों और तारों को देखते बोली। ओके ओके, वो सर हिलाते बोला। यह हवेली का पिछला हिस्सा था जो कपड़े धोने के लिए सिर्फ था। कुछ देर में वहां शाहवेज भी आ गया। वो भी शाहजर के कहने पर मदद करवाने लगा था। शाहवेज संजीदा तबीयत का था, लेकिन शाहजर शौक तबीयत का। शाहजर अब शाहवेज को तंग करने लगा था। इन्हें बच्चों की तरह खेलते देख वो दोनों हंस रही थी। अपने कमरे की खिड़की से यह मंजर देखते गजाला भी हंस रही थी। आज काफी अरसे बाद ये हवेली आबाद लग रही थी। वह दानिस्ता हंसला को इग्नोर किए हुए थी।
अभी वो अपने बेटों को हंसते देख खुशी हो रही थी। कपड़े धोने के बाद वो चारों लाउंज में आए। कहाँ जा रही हो हंसला? परी बोली। सबके लिए पानी लाने। गुलनूर ले आएगी, तुम बैठो। जी बच्चों। एक सोफे पर दोनों बहनें बैठी और दूसरे पर दोनों भाई। गुलनूर, गुलनूर, परिवश आवाजें देने लगी। जी खानम बीबी, सबके लिए पानी ला दो। वो मुस्कुराते हुए बोली। जी खानम बीबी। वो बोलकर चली गई। ये वनी में आई औरत यहाँ क्यों बैठी है? रिमशा लाउंज में आते बोली। भाई इसके शौहर का घर है, वो जहां मर्जी बैठे। जवाब परिवश ने दिया था। लाला, परिवश हंसला की बड़ी बहन है, अपनी फुप्पो के पास ही पली बड़ी है। शाहजर सरगोशी करते बोला। सच में? शाहवेज हैरान हुआ। जी। वो दोनों अब सामने देखने लगे। भाभी, तुम इस लड़की का इतना साइड क्यों लेता है? मेरी जेठानी लगती है रिश्ते में, तो साइड तो लूंगी ही ना। वो मुस्कुराते हुए बोली। भाभी, शायद आप जानते नहीं कि वनी में आया औरत बीवी नहीं होती। मेरे ख्याल में जिससे निकाह हो जाए इसे हम बीवी ही कहते हैं। हंसला खामोशी से कभी परी को देखती तो कभी रिमशा को। इतने में गुलनोर सबके लिए पानी ले आई। बारी बारी वो सबको पानी देने लगी। रिमशा वहां से चली गई। वाह परी, बहुत अच्छा जवाब दिया। शाहजर बोला। खैर, जवाब तो किसी और को देना चाहिए था। वो शाहवेज को देखते बोली। मुझे रिमशा से शादी में कोई इंटरेस्ट है, और ये बात मैं हंसला को भी बता चुका हूँ। तो फिर बेहतर होगा कि रिमशा को भी बता दो। लड़कियों को झूठी उम्मीदें देना अच्छे मर्दों का शेवा नहीं होता लाला। शाहवेज ने सर हिलाया। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि भाभी तुम्हारी बड़ी बहन है? शाहवेज कमरे में आते बोला। मैंने सोचा कि जब बच्चों ने बताना हुआ वो खुद बता देंगी, इसलिए नहीं बताया। वो पलटते से देखते बोली। तो तुम अपनी बहन के आने पर इतनी पुरएतमाद हो गई हो? जाहिर सी बात है खान, अपनों का साथ इंसान को पुरएतमाद बना ही देता है। लेकिन इससे मेरा शादी का इरादा नहीं बदलेगा। तो ठीक है, दूसरी शादी करने से पहले आपको मुझे तलाक देनी होगी। वनी में आई औरत को तलाक नहीं होती, ये तुम जानती हो। और अगर शामिर का कातिल कोई और हुआ तो? और अगर वो पकड़ा भी गया तो? तब तो मैं वनी में नहीं रहूंगी ना। शामिर का कातिल कोई और है? वो हैरान हुआ। बज्जो कह रही थी कि शामिर का कातिल लाला नहीं है, बल्कि कोई और है। शाहवेज ये बात सुनते हैरान हुआ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। शाहजर जब कमरे में गया तो परिवश किसी को फोन पर कह रही थी। फोन बंद करते वो पलटी। शाहजर को देखते वो फौरन इसकी तरफ बढ़ी। शाहजर, आपको पता है, शामिर के असली कातिल का पता चल गया है। शामिर का असली कातिल शुएब खान है, हमारे दुश्मन कबीले के सरदार का बेटा। मतलब कि गुल खान कातिल नहीं है? नहीं, गुल खान और शामिर की लड़ाई जरूर हुई थी, लेकिन गुल खान ने इसे जान से नहीं मारा था, बल्कि इसे अकेले और जख्मी देखते शुएब खान ने मारा था। तो मतलब अब हंसला वनी नहीं रहेगी? जी। परिवश का चेहरा खुशी से दमक रहा था। वो जो काम करना चाहती थी इसमें कामयाब हुई थी। तो क्या अब तुम मुझे छोड़ दोगी? मैं आपको क्यों छोड़ूंगी? वो नासमझी से इसे देखते बोली। क्योंकि तुमने मुझसे शादी के लिए हाँ हंसला की वजह से की थी। वजह जो भी थी, लेकिन अब हमारी शादी हो चुकी है और मैं आपको नहीं छोड़ने वाली, कयामत तक भी नहीं। किचन में होने वाली गुफ्तगू शाहजर ने सुनी थी। इसकी बात सुनते वो मुस्कुराया। अब चलें, शाहवेज लाला को बताते हैं। अभी तो रात हो रही है। शाहजर, अभी सिर्फ 9:30 बजे हैं, वो यकीनन जाग रहे होंगे। ओके चलो। वो दोनों एक साथ बाहर निकले। कुछ देर में वो दोनों शाहवेज के कमरे में थे। शाहवेज और हंजला बेड पर बैठे थे, जबकि शाहजर और परिवश सोफे पर बैठे थे। इसका कोई सबूत है? शाहवेज इसकी बात सुनते बोला। जी है, ये रही वीडियो। परी ने बोलते एक वीडियो प्ले की। इसमें 20 साला शुएब अपने कत्ल का एतराफ कर रहा था। ये वीडियो कहाँ से आया आपके पास? इस्लामाबाद में मेरी एक दोस्त है, इसके बाबा पुलिस ऑफिसर हैं, बस इन्हीं से मदद ली है। ठीक है, हम सुबह इस मामले को जिरगे में ले जाएंगे। जी लाला। शाहजर बोलते उठा। इन दोनों के जाने के बाद हंसला बोली। अब तो मेरा भाई बेकसूर साबित हो चुका है, और अब मैं बनी भी नहीं रही। तो क्या फैसला है अब आपका? किस बारे में? दूसरी शादी करनी है या मेरे साथ निभानी है? तुम 17 की हो और मैं 25 का। ठीक है, फिर दूसरी शादी से पहले आपको मुझे तलाक देनी होगी। वो बोलते रुख पलटते करवट के बल लेट गई। शाहवेज चिट लेटते छत को देखने लगा। गजाला बेगम लाउंज में बैठी रो रही थी। जब से इन्हें पता चला था कि शामिर का असल कातिल कोई और है, इनके आंसू ही नहीं थम रहे थे। आज फिर जिरगा बैठा था। दोनों इलाकों के सरदार वहां मौजूद थे। इस बार फैसला करने वाले बड़े बुजुर्ग थे, क्योंकि मामला दोनों सरदारों का था। इस वीडियो की वजह से अब इनकार मुमकिन न था। शुएब के इकरार करते सरदार शाहजेब खानजादा ने खून के बदले खून का मुतालबा रखा था। इनकी कोई बेटी नहीं थी, जैसे वो बनी कर अपने बेटे को बचा लेते। मजबूरन इन्हें ये फैसला मानना पड़ा। शाम के साए फैलने लगे थे। जब वो सब वापस आए, सरदार क्या फैसला हुआ? गजाला तेजी से सरदार शाहजेब की तरफ बढ़ती बोली।
मुजरिम को फांसी हुई है खानम। इनकी बात सुनते वो मजीद शिद्दत से रोने लगी। सब्र करो खानम, अब तो हमारे बेटे को इंसाफ भी मिल गया है। वो इन्हें सीने से लगाते बोले। शाहजर आगे बढ़ते नम आंखें लिए खड़ी परिवश को अपने हिसार में लेते तसल्ली देने लगा। हंजला किचन में थी, शाहवेज वहीं आ गया। वो रात की फैसला कर चुका था कि इसे क्या करना था। हंजला, मैंने फैसला किया है कि मुझे क्या करना है। वो इसके करीब खड़े होते बोला। अच्छा, तो फिर क्या फैसला किया है आपने? इसका दिल तेजी से धड़क रहा था। यही कि मुझे ये रिश्ता निभाना है। तुम जैसी जलिस बीवी बहुत मुश्किल से मिलती है। इसे गंवाना मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। सोच लें, आपने अगर किसी दूसरी औरत की तरफ देखा भी तो मैं नाराज हो जाऊंगी। खान हूँ, जिसके साथ वफा का वादा करूं, मरते दम तक उसी का वफादार रहता हूँ। हंजला इसी की बात सुनते मुस्कुराई। शाहवेज ने आगे बढ़ते इसे हक किया। बहुत शुक्रिया। किस लिए? वो हैरान हुई। मेरा फैसला कबूल करने के लिए। इसकी बात सुनते हंसला आहिस्ता से हंसी। बाला आखिर मुश्किलात का दौर खत्म हुआ था और खुशियों के दरवाजे खुल गए थे।